Good afternoon, everyone. So, in the last classes, we were going through the aviation notes, and we also explained about the basic baggage storage and etc. So, I hope that part is clear to you all. And today we will be continuing the new part. The first question you can see here: what are the benefits provided to aviation professional? What are the benefits provided to aviation professional? इसका क्या मीनिंग है? तो एविएशन प्रोफेशनल्स का मतलब जो ग्राउंड स्टाफ है, रैम स्टाफ है, कार्गो मैनेजर है या फिर एयर होस्टेस है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, तो एयर होस्टेस को इसमें कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन बाकी जो ये सब यहाँ पे जो लिखे गए हैं बेनिफिट्स, वो बेसिक बेनिफिट्स है, वो जो सबको ही मिलते हैं. ठीक है, तो ये बेनिफिट जो है वो आपको फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाएगा, और कुछ चीज़ आपको थर्ड मंथ के बाद मिलेगा. ठीक है, 3 मंथ्स का जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है, जो मैंने पहले भी बोला था, तो 3 मंथ्स का जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो कंप्लीट करने के बाद और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन बाकी ये सब बेनिफिट्स आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाता है. तो द नंबर 1 इज aviation professionals get the following benefits from the first day of job: free tickets for the job holder, 3 numbers and 1 ticket each for family member. तो हम लोग जॉब करेंगे ग्राउंड स्टाफ, रैम स्टाफ में जहाँ भी जॉब करें हम लोग, तो हमारे लिए तीन टिकट फ्री रहेगा ईयर में. ठीक है, डोमेस्टिक, ओके, इंटरनेशनल नहीं. 3 डोमेस्टिक टिकट फ्री रहेगा और 1 टिकट फैमिली के लिए फ्री रहेगा. 5 लोग को परमिशन मिलता है. ठीक है, 5 पीपल फ्रॉम फैमिली आर गिवन परमिशन. 5 से ज़्यादा को परमिशन नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये पहला वाला है. उसके बाद फ्री एक्सेस टू एयरपोर्ट एंड एयरलाइन लॉन्जेस. सो एयरपोर्ट और एयरलाइन लॉन्जेस, कभी कोई बड़ा एयरपोर्ट होते हैं जिसमें अंदर ही लॉन्ज, बहुत सुंदर लॉन्ज होता है जहाँ पे आराम से लोग रहते हैं. तो सिर्फ आपका जॉब होल्डर्स ही नहीं, बल्कि जो पैसेंजर्स है वो लोग भी अगर कभी कभी रहना चाहें वहाँ पे, लाइक आज एक फ़्लाइट है और सेकेंड फ्लाइट फिर कल जाएगा, तो रात भर कहाँ रहेंगे, तो वो लोग लॉन्च बुकिंग कर लेते हैं. तो वो सब लॉन्च हमारे लिए फ्री रहता है. ठीक है, कोई भी अगर जगह पे जा रहे हैं फैमिली के साथ या अकेले जा रहे हैं और आपको फिर होटल में नहीं रहना है, तो आपके लिए फ्री वहीं पे आप रह सकते हैं. गिफ्ट वॉचेस विद डिस्काउंट ऑन परचेज. ओके, सो गिफ्ट वॉचेस मिलता है. तो गिफ्ट वॉचेस आपको हमेशा मिलते रहता है, स्टार्टिंग हर मंथ में मिलता है. लाइक एक मिनिमम परचेज का एक लिमिट रहता है, लाइक 2000 का परचेज कर सकते हैं इस मंथ में, या फिर 1000 का परचेज कर सकते हैं. तो आपको ये परचेज कहाँ से करना पड़ेगा? एयरपोर्ट के अंदर में जो मॉल्स होते हैं, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स, रिटेल सेक्टर जो होते हैं, वहाँ से आपको शॉपिंग करना पड़ेगा, तो आपको फ्री मिलेगा. Then additional remuneration or incentives for overtime or extra payload. तो additional remuneration का मतलब हो गया आप, और या फिर incentive का मतलब, incentive तो समझते हैं, बोनस ये सब होता है. अच्छा जो ये होता है, अच्छा बिहेव या फिर अच्छा आपका कहीं से फीडबैक आया है, तो उसके लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, एडिशनल रेमुनरेशन फॉर ओवरटाइम और एक्स्ट्रा पेलोड का मीनिंग क्या होता है कि जब सपोज आप ग्राउंड स्टाफ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राउंड स्टाफ के लोगों को रैम स्टाफ में भेजा जाता है. ठीक है, ऑफनली होता है, डिब्रूगढ़ में बहुत ज़्यादा होता है, और रैम स्टाफ का थोड़ा सा कमी रहता है. तो वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड स्टाफ में जो फिट है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसको 1-2 स्टाफ को रैम स्टाफ का भी ड्यूटी दे देते हैं. लेकिन वो परमानेंट रैम स्टाफ नहीं है, वो बस रैम स्टाफ का ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको जैकेट पहन के वहाँ पे जाना पड़ता है. तो आप जितने बार भी रैम स्टाफ का ड्यूटी करेंगे, आपको एक्स्ट्रा पे लोड उसके लिए दिया जाएगा, रेमुनरेशन. ठीक है, सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, एयर होस्टेस जो फ्लाइट कहीं और किसी फ्लाइट से एयर होस्टेस आ रहे हैं, तो हमारे एक सिटी में आके जब वो एयर होस्टेस बोले कि नहीं, सपोज अगर तबीयत खराब हो गया एयर होस्टेस का, या फिर एयर होस्टेस रेडी नहीं है ट्रेवल करने के लिए, तब एयर होस्टेस का तो ज़रूरत पड़ेगा ना वहाँ पे. तो इसलिए वहाँ पे कभी कभी ग्राउंड स्टाफ से वहाँ पे किसी को रेफ़र किया जाता है, भेजा जाता है कि आपको आज केबिन क्रू का ड्यूटी करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप ग्राउंड स्टाफ में एंटर किए तो सिर्फ ज़िंदगी भर ग्राउंड स्टाफ ही करेंगे, आपको सब ड्यूटी करने का मौका मिलता है. देन आपका एडिशनल पे पैकेज इफ एनी इंडिविजुअल हैज़ टू स्टे इन एनी अदर सिटी अंडर द सर्विस ऑफ एयरलाइन. ओके, सो एडिशनल पे पैकेज मिलता है. एडिशनल पे पैकेज मतलब होता है कि वो सिमिलर, वो जो एयर होस्टेस के लिए ये वाला मिलता है, या फिर ग्राउंड स्टाफ के लिए भी मिलता है कभी कभी. तो
अगर आप एयरलाइन का किसी भी काम से अगर आप किसी और सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको रह जाना पड़ा, आप वापस नहीं आ पाए अपने सिटी में, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे पैकेज मिलता है, जो कैश भी नहीं मिलता है और एक दिन का सिस्टम से नहीं मिलता है। वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपका सैलरी में ऐड हो जाता है। ऑलराइट, तो वैसे ही सैलरी में ऐड हो जाता है। ये जितने भी ये ऊपर वाला जो भी रेमुनरेशन और इंसेंटिव आप देख रहे हैं, ये भी आपका सैलरी में ही ऐड होता है। ये एक्स्ट्रा कोई नहीं, इसमें एक्स्ट्रा कोई पैकेज का सिस्टम लाइक कैश में या फिर एक दिन का सैलरी दे दिया वैसा नहीं होता है। ये टोटल एक सम अप किया जाता है और एट द एंड ऑफ द मंथ ये आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। लाइक अगर इस महीने में आपका सैलरी 30,000 है, तो अगले महीने में आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज कुछ किया, तो उसके वजह से आपका सैलरी सपोज आपको मिल गया 34,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में आपने कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं किया, तो आपको फिर से 30,000 मिलेगा, वैसा सिस्टम होता है। Next is what is import warehouse. It is a sector in the ramp area in the terminal building where all the imported cargoes are stored. The cargoes here are again scanned, weighted and custom cleared after comparing the first information report from the origin city. Okay. So this is what import warehouse. Import warehouse वो होते हैं जो बाहर से जितने भी इम्पोर्टेड किए हुए चीज़ है, लाइक फॉरेन कंट्रीज से इम्पोर्टेड कंट्री हुई चीज़ है, और डोमेस्टिक सेक्टर से भी अगर इम्पोर्टेड किए हुए चीज़ है, लाइक हमारे गुवाहाटी में अगर मुंबई से या फिर दिल्ली से कोई सामान आता है, तो उसे रैम्प के एकदम ठीक एकदम रैम्प में, ओके, एकदम रैम्प में एयरपोर्ट के एंड पर में ये होता है, वहाँ पे वेयर हाउस बनाए रहते हैं, स्टोर हाउस जो गोडाउन बोला जाता है, वहाँ पे उसे स्टोर किया जाता है। स्टोर करके वहाँ पे उनको फिर से वेट किया जाएगा, फिर से स्कैन किया जाएगा, और फिर कस्टम ऑफिसर से कस्टम क्लियर करवाने के बाद उसे डिस्पैच करने के लिए रेडी किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हल्का सा पार्ट मैंने पहले भी करवाया था आई थिंक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेड से इम्पोर्ट वेयर हाउस कहते हैं। सी द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रनवेज। ओके, टाइप्स ऑफ रनवे, 3 टाइप्स ऑफ रनवे: पैरेलल, नियर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। ओके, सो 3 टाइप के रनवेज होते हैं। पहला वाला है आपका पैरेलल रनवे, देन नियर पैरेलल रनवे एंड इंटरसेक्टिंग रनवेज। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पैरेलल रनवे कहाँ कहाँ है, देखिए मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली में, और नियर पैरेलल रनवे है आपका अमृतसर, लखनऊ, वाराणसी में, एंड इंटरसेक्टिंग है आपका गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, हमारे लोकल यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं अब हम एक बार देखते हैं। ओके, इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ये पैरेलल, नियर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग क्या होता है, ठीक है। पैरेलल आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा, 2 लाइन्स विच नेवर टच ईच अदर। ओके, तो ये देखिए यहाँ एक रनवे है और यहाँ एक रनवे है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रनवेज है। तो और ये यहाँ पे एक सब रनवे है, छोटा सा रनवे है, उसके बाद ये रैम्प एरिया, एप्रॉन एरिया और ये एयरपोर्ट है। ओके, तो बड़े बड़े एयरपोर्ट में जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है, एयरक्राफ्ट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ऐसा दो बड़े रनवेज को ज़रूरत होता ही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि फिक्स कर दिया जाता है कि ये लैंडिंग के लिए यूज़ होगा और ये टेक ऑफ के लिए यूज़ होगा, ऑलराइट। या फिर मिक्सचर से भी होता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन चलाने के लिए ऐसे 2 रनवे का ज़रूरत पड़ता है। तो ये दोनों रनवे में एयरबस और बोइंग के एयरक्राफ्ट आराम से टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, और छोटा वाला जो रनवे है वो ATR के लिए यूज़ किया जाता है या फिर चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट आपको जो नियर पैरेलल है, नियर पैरेलल में देखिए बस एक रनवे रहता है और उसके साथ एक सब रनवे रहता है, उसके बाद आपका ये रैम्प और एयरपोर्ट इधर है। तो ये भी आपका थोड़ा सा और ज़्यादा बिजी है, लाइक पैरेलल्स का सिटीज़ से थोड़ा सा बिजी एयरपोर्ट में, जैसे एग्जांपल में था आपका वाराणसी था, देन ये अमृतसर था, तो वैसे टाइप के एयरपोर्ट में ये सब बनाया जाता है। तो ये एयरक्राफ्ट में टोटली, ये जो रनवे है टोटली टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एयरबस और बोइंग का टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए यूज़ होगा। और ये वाला छोटा जो रनवे है, इसमें एयरबस और बोइंग तो बड़े फ्लाइट होते हैं ना, तो इसमें टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर सकते, तो इसे ATR के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला आपका इंटरसेक्टिंग जोन, जैसा डिब्रूगढ़ में मैंने कहा डिब्रूगढ़ में है या फिर गुवाहाटी में भी ऐसा ही है, लेकिन गुवाहाटी में जो नया टर्मिनल बन रहा है उसमें नियर पैरेलल को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो पुराना वाला है उसमें इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग में 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बनाया गया है। तो पहला वाला जो है उसमें देखिए ऐसा रनवे होता है और रनवे से डायरेक्टली एप्रॉन और रैम्प में कनेक्शन रहता है एयरपोर्ट तक, और दूसरे वाले में जो है वो ऐसे एक रनवे होता है और ऐसे एक रनवे होता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग आपको पता हो क्या होता है, एक लाइन में एक और लाइन टच होता है तो इंटरसेक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे एक रनवे है और ऐसे एक रनवे है, तो
टू एयरपोर्ट जिसका होता है, या फिर टर्मिनल 1 हो गया, फिर ऐसे टर्मिनल 2 हो गया, तो ऐसे, तो इसका ये रनवे हो गया और इसका ये रनवे हो गया, तो ऐसे रास्ता, दोनों का ऐसे रास्ता रहता है, लोग ऐसे जाते, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसमें जनरली तो वो आपका पैरेलल है, लेकिन उसे नियर, इसे इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका रनवे ऐसा टाइप का भी है। तो इसका ऊपर एक और रनवे है इसमें पैरेलल में, लेकिन जो नया टर्मिनल बना है वो इस तरफ से बन गया है, तो इंटरसेक्टिंग बन गया है, ठीक है। तो टर्मिनल 2 जो डोमेस्टिक है और टर्मिनल 1 इंटरनेशनल के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए एयरफील्ड, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड सेट असाइड फॉर टेक ऑफ, लैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ एयरफील्ड जो होता है वो मैं आपको फिर से उस डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ। ओके, तो एयरफील्ड यहाँ से देखिए, एयरफील्ड क्या होता है, एयरफील्ड वो लैंड होता है, वो एरिया रहता है जो ये वाला पार्ट और ये एयर का टेक ऑफ, लैंडिंग प्लस आपका मेंटेनेंस के लिए जो एरिया यूज किया जाता है, ये एरिया नहीं, ओके, ये रैम एप्रॉन एरिया नहीं, टेक ऑफ, लैंडिंग और मेंटेनेंस पर लाइक ये एरिया हो गया, या फिर ये वाला एरिया हो गया, या फिर इसके पीछे वाला ये एरिया, ये सब एरिया हो गया, ये साइड एंड ऑफ द रनवे, ये एंड ऑफ ये सब। ओके, नेक्स्ट इज एयरलाइन हब। ओके, तो क्या है एयरलाइन हब, हम लोग देखते हैं। इट इज एन एयरपोर्ट दैट सर्व्स एज सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट through which many flights of a particular airline are routed. For example, कोलकाता एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट एंड मुंबई एयरपोर्ट। तो क्या है एयरलाइन हब? इट इज एन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, ये एयरपोर्ट ही होते हैं, जिसे एयरलाइन हब कहा जाता है, एविएशन का हब या एयरलाइन का हब, जहाँ से जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है और जहाँ से बहुत सारे फ्लाइट्स को रूट किया जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम मैप का हेल्प लेंगे, ऑलराइट। ओके, सो सी दिस मैप, ये ठीक से मैं बना नहीं पाया, ओके, बट हम लोग समझ लेते हैं, इतना काफ़ी है, माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड। तो जस्ट सी, ये मैंने मैप बनाया है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये कोलकाता है, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है और वाराणसी है, ऑलराइट। सो ये जो हम लोग का जो एविएशन का एयरलाइन मैप जो है ऑफ इंडिया, उस मैप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऐसे करके 3 पार्ट में उससे डिवाइड किया गया है, ऑलराइट। तो डिवाइड करने का रीज़न ये है कि आपको ये 3 सेक्टर में 3 हब्स दिया गया है कि दिल्ली सेक्टर, नॉर्थ सेक्टर को दिल्ली देखेगा, ये वेस्ट सेक्टर को मुंबई देखेगा, और ये पूरा ईस्ट सेक्टर को कोलकाता देखेगा, सर्व करेगा, ऑलराइट। तो अब हब किसे कहते हैं? हब वो होते हैं जहां से, जिस सिटी से आसपास के सारे छोटे मोटे या फिर जो भी है एयरपोर्ट्स, सबके लिए फ्लाइट्स हो, उसे हब्स कहते हैं, ठीक है। मुंबई से भी जितने भी फ्लाइट्स ऐसे हैं, फ्लाइट्स हो मतलब रिलेटेड टू एवरी एयरपोर्ट, यहाँ से भी दिल्ली से भी सारे एयरपोर्ट्स हो, ठीक है, तो इसे हब कहते हैं। अब देख, बाई चांस अगर गुवाहाटी का एक इंसान को मुंबई ट्रेवल करना है, तो वो क्या करेगा, गुवाहाटी से अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है मुंबई का, तो गुवाहाटी से वो कोलकाता आएगा और कोलकाता से मुंबई आएगा। तो हब इसमें कौन सा हुआ? कोलकाता, बिकॉज कोलकाता से ही हम लोग को कनेक्टिंग फ्लाइट हर जगह के लिए मिल रहा है, ऑलराइट। तो एयरलाइन हब जो होता है वो एविएशन का एक फैसिलिटी होता है, जिससे क्या होता है, कोई किसी भी लोकेशन में पैसेंजर ट्रेवल करना चाहे, उन्हें वहाँ के लिए फ्लाइट मिल जाता है, ओके। किसी भी जगह में ट्रेवल करना चाहे पैसेंजर्स, उन्हें फ्लाइट मिल जाता है, तो इसे कहते हैं हब, एयरलाइन हब, ऑलराइट। ओके, सी दिस, व्हाट इज बोर्डिंग गेट? दिस इज द end sector of the airport in the terminal where packs scan their boarding pass through the executive and board their flights, ठीक है। तो बोर्डिंग गेट क्या है? बोर्डिंग गेट एंड सेक्टर ऑफ एयरपोर्ट है, जहाँ पे पैसेंजर अपना बैगेज को बोर्डिंग पास स्कैन कराते हैं और बोर्डिंग गेट के रास्ते फ्लाइट में घुस जाते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द एरोब्रिज? एरोब्रिज इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल बिल्डिंग थ्रू बोर्डिंग गेट, ठीक है। एरोब्रिज कहाँ है? एरोब्रिज कनेक्टेड with the terminal building through boarding gate. Explain the duty time of RAM staff. The RAM staff is only active on duty during the complete embarkation and disembarkation process, ठीक है। तो रैम स्टाफ का ड्यूटी टाइम पूछा है, तो रैम स्टाफ का ड्यूटी टाइम ऐसा फिक्स नहीं होता है, जैसे कि
जैसे ग्राउंड स्टाफ का 6 आवर्स 7 आवर्स होता है, एयर होस्टेस का होता है, वैसे आपका रैम्प स्टाफ का ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इन लोगों का क्या होता है, जब भी किसी फ्लाइट का एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब प्लेन आ गया या आने वाला है और फिर प्लेन जाने वाला है, उस टाइम पे उनका ड्यूटी रहता है। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 क्वेश्चन जो है, ये फिलहाल आपका जब से कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ है तब से ही ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों भी हम लोग को जान के रखना जरूरी है, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी हमें जान के रखना जरूरी है। क्योंकि आप लोग जब जॉब करेंगे, आप लोग भी कुछ महीनों बाद या फिर ये भी हो सकता है कुछ दिनों बाद ही आप लोग अगर ज्वाइनिंग आपका हो जाए तो आप लोग को ये सब सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द सेफ्टी इक्विपमेंट्स गिवन टू द पैक्स इन द बोर्डिंग गेट। तो बोर्डिंग गेट में क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिया जाता है, तो मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर और फेस शील्ड दिया जाता है। ठीक है, ये सब पैसेंजर्स को आजकल दिया जाता है। जो लोग फ्लाइट में आते हैं वो उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिया जाता है, वो मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर एंड फेस शील्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच पैक्स हैव टू वेयर द पीपीई किट। पीपीई किट कौन पहनता है, तो पैक्स हु सीट इन द मिडिल रो लाइक बी एंड ई रो हैज टू वेयर द पीपीई किट। तो पीपीई किट आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ऊपर से नीचे जो वो वाइट कलर का जो या फिर स्काई कलर का जो ड्रेस रहता है पीपी किट, तो वो पीपी किट कंपलसरी है पहनना। तो कौन पहनते हैं, जो मिडिल रो में बैठते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक सीट हो गया, राइट हैंड साइड में एक सीट हो गया, तो मिडिल रो में बैठने वाले जितने पैसेंजर्स हैं उन्हें पीपी किट पहनना पड़ता है। वो रो को क्या बोला जाता है, बी रो एंड ई रो। ऑलराइट, तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया, एंड फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।